जब भी हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े नेताओं और राष्ट्रीय आंदोलनों की तस्वीरें आती हैं, है ना? पर क्या कहानी बस इतनी ही है? शायद नहीं। एक और कहानी है जो शायद इससे भी पुरानी और ज्यादा गहरी है। ये कहानी है भारत के जंगलों और खेतों से उठे उस प्रतिरोध की जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं दबकर रह जाती है। तो फिर एक सवाल उठता है कि भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी आखिर थे कौन? क्या वो वही जाने पहचाने नाम है जो हम सब सुनते आए हैं, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। और जवाब यह है कि एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होने से बहुत बहुत पहले ही प्रतिरोध की आग तो सुलग चुकी थी। ये कहानी है उन आम आदिवासियों और किसानों की जिन्होंने तब आवाज उठाई जब अंग्रेजों की नीतियां, उनके जीने का तरीका, उनकी जमीन, उनकी पहचान सब कुछ निगल रही थी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर वो क्या वजह थी, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इन विद्रोहों की आग को भड़काया? ये सब शुरू कैसे हुआ? इसको ना एक चेन रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आई नई औपनिवेशिक नीतियां, मतलब जमीन को लेकर नए कानून, जंगलों पर पाबंदी। इन सबका सीधा नतीजा क्या हुआ? जबरदस्त आर्थिक शोषण। जब पैसा और जमीन छिनी तो लोगों की पूरी सामाजिक व्यवस्था ही बिखर गई, और जब सब कुछ बिखरने लगा तो नतीजा था व्यापक विद्रोह। तो पहले बात करते हैं जनजातीय विद्रोहों की। ये लड़ाइयां असल में अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी सदियों पुरानी पहचान को बचाने की जंग थी। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये सिलसिला बहुत लंबा चला। सोचिए, 1766 के चुआर विद्रोह से बात शुरू हुई, फिर 1831 में कोल विद्रोह, 1855 का संथाल विद्रोह और 1899 तक मुंडा विद्रोह। ये संघर्ष लगातार अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। इन सब में से एक विद्रोह ऐसा था जो बहुत ही जबरदस्त और संगठित था, संथाल विद्रोह। और इसकी खास बात यह है कि ये 1857 के महान विद्रोह से ठीक पहले हुआ था। इस विद्रोह की कमान थी सिद्धू और कान्हू के हाथों में, और उनका निशाना सिर्फ जमींदार या साहूकार नहीं थे। उन्होंने तो सीधे सीधे अपने इलाके में कंपनी राज के खात्मे का ऐलान कर दिया था। हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, पर इसने अंग्रेजों को इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें एक अलग संथाल परगना बनाना पड़ा। एक तरह से देखें तो ये उन लोगों की बहुत बड़ी जीत थी। और हाँ, एक और जरूरी आंदोलन था बिरसा मुंडा का विद्रोह। इसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है महान हलचल। इसका मकसद था आदिवासियों के जमीन पर उनके पारंपरिक हक को वापस दिलाना। ये जो शब्द है ना, उलगुलान, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अब जंगलों से निकलकर खेतों की तरफ चलते हैं। बात करते हैं किसान आंदोलनों की। ये आंदोलन अक्सर ज्यादा बड़े पैमाने पर फैले हुए और ज्यादा संगठित थे, और इनकी जड़ें सीधी सीधी अंग्रेजों की कृषि नीतियों में थीं। यहां भी हमें एक लंबा इतिहास दिखता है। 1859 के नील विद्रोह से शुरू होकर दक्कन के दंगे हुए, और फिर 20वीं सदी में चंपारण और बारदोली जैसे सत्याग्रह हुए। आप देख सकते हैं कि कैसे ये आंदोलन समय के साथ और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते चले गए। अब किसान आंदोलनों की बात हो और नील विद्रोह का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बंगाल का ये विद्रोह एक मील का पत्थर है। ये यूरोपियन बागान मालिकों के जुल्म के खिलाफ एक सीधी और काफी हद तक सफल लड़ाई थी। हुआ ये कि किसानों ने एक साथ मिलकर नील की खेती करने से साफ मना कर दिया। पर इस विद्रोह की जो सबसे खास बात थी, वो थी इसे मिला बंगाल के पढ़े लिखे तबके और प्रेस का जबरदस्त सपोर्ट। इसी वजह से सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें एक नील आयोग बनाना पड़ा। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में किसान आंदोलनों में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में आए और साथ लाए एक नई रणनीति, सत्याग्रह। चंपारण और खेड़ा में उनके सत्याग्रह ने दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी लड़ाई जीती जा सकती है। और सबसे जरूरी बात, इन आंदोलनों ने स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। तो इन सभी विद्रोहों से हमें क्या सीखने को मिलता है? इनकी विरासत क्या है और भारतीय इतिहास पर इनका असर कितना गहरा पड़ा? चलिए अब इस पर बात करते हैं। अगर हम इन दोनों तरह के विद्रोहों की तुलना करें तो एक साफ फर्क नजर आता है। देखिए, जनजातीय विद्रोहों का फोकस था अपनी पहचान और आजादी को बचाना। ये अक्सर स्थानीय लेवल पर ही होते थे। दूसरी तरफ किसान विद्रोहों के पीछे मुख्य वजह आर्थिक थी, पैसे और जमीन से जुड़ी हुई।
इनकी पहुंच भी ज्यादा थी और ये आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा भी बने। ये जो अंतर है ना, इसे समझना एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है। अब एक सवाल ये भी आता है कि ये विद्रोह अक्सर सफल क्यों नहीं हो पाते थे। इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, अंग्रेजों के पास कई बेहतर सैन्य ताकत थी, और दूसरी, इन आंदोलनों में एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की कमी थी। ये आपस में जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद इनका बार बार होना ही अपने आप में अंग्रेजी राज की नींव को हिला रहा था। और यही इनकी सबसे बड़ी देन है। इन विद्रोहों ने अंग्रेजी शोषण के क्रूर चेहरे को पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया। सच तो ये है कि इन्हीं आंदोलनों ने उस बड़े राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जमीन तैयार की, एक ऐसा संग्राम जिसकी सबसे बड़ी ताकत आम लोग यानी जन भागीदारी बनने वाली थी। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। यह सच है कि ये विद्रोह अक्सर हार गए, लेकिन क्या प्रतिरोध की भावना को, लड़ने के जज्बे को कभी सच में कुचला जा सकता है? शायद नहीं। ये सारे संघर्ष हमें यही याद दिलाते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ बड़े नेताओं ने नहीं लड़ी थी, बल्कि इसे भारत के आम लोगों ने अपने खेतों और अपने जंगलों में भी लड़ा था।